वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम निश्चयवाद टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। निश्चयवाद क्या है? ये मानव भूगोल के अंतर्गत एक अवधारणा है, एक उपागम है जो मनुष्य और पर्यावरण के जो बीच में सह संबंध पाया जाता है उसका अध्ययन करता है। ये उपागम निश्चयवाद को नियतिवाद और पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। ये अवधारणा ये कहती है कि मनुष्य जो है कुछ नहीं कर सकता है, प्रकृति ही सर्वोपरि है। मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है। मनुष्य के जितने भी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उसके जो व्यवहार हैं, उन सब पर प्रकृति यानी भौतिक जो कारक हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य तथा उसकी क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है, यह इस उपागम का प्रमुख आधार है। मतलब मनुष्य स्वयं अपने स्वविवेक से कुछ नहीं कर सकता है। यह अवधारणा ये मानती है प्रकृति ही सर्वोपरि है। जो आदिकाल में हम चले जाएं इस अवधारणा के अंतर्गत, तो आप देखते हैं कि जो मानव है आदि जो काल के अंतर्गत वो गुफाओं में रहता था, स्वयं कोई घर नहीं बनाता था, और जो छाल के वस्त्र हैं, पत्तियों के जो वस्त्र होते हैं, उनको वो धारण करता था। जब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी तो वो घबरा जाते थे। वो ये सोचते थे कि हमसे जो हमारे देवता हैं वो नाराज हो गए हैं, प्रकृति नाराज हो गई है, तो उसे मनाना है। तो उसके लिए वो क्या करते थे? बलि देते थे। तो मतलब ये जो आदिकाल वाली जो अवधारणा है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता था, मनुष्य सब कुछ प्रकृति से चारों तरफ से वो आबद्ध था, वो इस अवधारणा का मेन जो है आधार है। ये आप देखिए स्क्रीन पे, निश्चयवाद के अनुसार पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका रहती है। कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, वो आलसी है, सुस्त है, बहुत हार्ड वर्किंग है, कैसा है, तो उसके जो व्यवहार है उस पर भी प्रकृति अपना प्रभाव डालती है। आप देख सकते हैं कि जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश है, वहाँ की जो जलवायु है वो नम है और उष्ण है। तो मतलब वो जो गर्म और जो नम जो जलवायु है उसके कारण वहाँ का जो व्यक्ति है वो आलसी स्वभाव का होता है, सुस्त सा होता है। वहीं हम ठंडे प्रदेशों की बात करें तो वहाँ का जो व्यक्ति है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, खुश मिजाज होता है। तो ये अवधारणा बताती है कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो भी प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि पर्यावरण निश्चयवाद का जो जन्म है और जो विकास है, ये जो अवधारणा है वो जर्मनी में इसका विकास हुआ था। और इसके प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता जो कि मानव भूगोल के जन्मदाता भी हैं, फेडरिक रेडजेल, वो थे। रेडजेल महोदय ने बताया कि जो प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं, प्राकृतिक वातावरण जैसे कि भौतिक वातावरण में जो भी तत्व आते हैं, जैसे धरातल की बनावट कैसी है, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं। और इनमें भी जो प्रावरणीय तत्व होते हैं, जो भौतिक कारक हैं, वो बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं, जो कि मानव की संपूर्ण गतिविधियां, जो भी क्रियाकलाप हैं, उन सबको प्रभावित करते हैं। रेडजल कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, संस्कृति है एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना हम एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं कर सकते। ये जो मानव है उसकी बुद्धि, संस्कृति, सभ्यता है, उसकी तुलना आप एक पौधे की तनी से कीजिए, क्योंकि हम सदैव प्रकृति से आबद्ध हैं। मानव जो है चाहे कितना भी आकाश में अपना सर ऊंचा उठा ले, तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल जो है प्रकृति में विलीन हो जाएगी। ये रेडजल मानते हैं कि ये अवधारणा मनुष्य को स्वच्छंद नहीं मानती, स्वतंत्र नहीं मानती, मनुष्य को प्रकृति के अधीन मानती है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ये इस अवधारणा का मेन जो है पॉइंट है। इसका आगे विकास जो है कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भी किया था। कार्ल रिटर ने प्रकृति द्वारा जो मानव पर प्रभाव डाले गए हैं उनका वर्णन उनकी एक पुस्तक है यूरोप, उसमें दिया। इसी प्रकार जो हम्बोल्ट हैं, उन्होंने भी जो अपना ग्रंथ है कॉस्मोस, उसमें पर्यावरण शक्ति को यानी प्रकृति को सर्वोपरि मानते हुए लिखा कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी जो भूमध्य सागरीय है जलवायु क्या है?
जो भूमध्य सागर है, आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर की साइड में और यूरोप के जस्ट थोड़ा सा नीचे की साइड में एक, जिसे भूमध्य सागर को पहले रूम सागर भी कहा जाता था, ये भूमध्य सागर वहाँ पाया जाता है। ये तीन ओर से तो स्थल भाग से घिरा हुआ है। एक छोटा सा जो भाग है वो इसका थोड़ा सा एक साइड से वो सागर जो अटलांटिक महासागर है उसकी तरफ इसका वो खुला हुआ है। बाकी चारों तरफ से, तीनों तरफ से वो स्थल आबद्ध है। ये जो भूमध्य सागर है वहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है और जो गर्मियाँ हैं शुष्क रहती हैं। भूमध्य सागर के जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जो के चारों तरफ जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वहाँ की जलवायु में ये विशेषता है कि खट्टे रसदार जो फल होते हैं, सिट्रिक जो अम्ल जो पाया जाता है जिनमें, जैसे कि आपके अंगूर, संतरा, नारंगी, नींबू, इसके अलावा जो अंजीर है, जैतून है, इन सब की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। और ये बोल रहा है कि उस सभ्यता का जो विकास हुआ है उसमें वहाँ की जलवायु का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। पर्यावरणवाद की जो संकल्पना है सन 1911 में चरमोत्कर्ष पे पहुंची, जब फ्रेडरिक रैटजेल की जो शिष्या है अमेरिकन भूगोलविद एलन सीच सैम्पुल, उन्होंने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का प्रकाशन किया। सैम्पल महोदया जो है उन्होंने वातावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इस लाइन पे बहुत ध्यान दीजिए, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। ये बहुत बार आरपीएससी में, यूपीएससी में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये कोटेशंस पूछी गई है कि किसने दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके लिए आगे कंपटीशन फाइट में। कि चर्चिल सैम्पल जो है उन्होंने कहा था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, यानी हम कुछ नहीं कर सकते, पृथ्वी ही सर्वोपरि है, ये इस अवधारणा के अनुसार कहा गया है। आगे जो है एल्सवर्थ हंटिंगटन ने बताया कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय रहन सहन, कार्यों तथा सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आप समझ चुके हैं कि ये अवधारणा क्या कहना चाह रही है कि प्रकृति ही सर्वोपरि है और मानवीय जो गतिविधियां हैं, उनका जो रहन सहन है, उसके पश्चात उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जैसे कि हमारी कला आ गया, साहित्य, धर्म, शिक्षा, ये सब प्रत्यक्ष रूप से भौतिक कारकों से प्रभावित होती है। स्पष्ट है कि जो निश्चयवाद है यानी नियतिवाद, वो प्रकृति को सर्वोपरि मानता है और मानव को पर्यावरण का दास। लेकिन जैसे कि ये अवधारणा जैसे आप समझ सकते हैं, पहले जो आदिकाल है उसमें सर्दी पड़ रही है तो कोई हीटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अभी तो वर्तमान में हम रूम हीटर चला लेते हैं और जो सर्दी है उसके प्रभाव को कम कर लेते हैं, और जब गर्मी आती है तो हम कूलर और एसी चला लेते हैं। लेकिन उस समय मनुष्य जो था वो गर्मी, सर्दी, वर्षा सभी के प्रकोप को सहता था। तो वहाँ उसने जैसे, लेकिन बाद में जैसे जैसे शिक्षा का, विज्ञान का, इन सब का विकास हुआ तो मनुष्य जो है उसके सामने अनेक संभावनाएं आई। वो उन संभावनाओं के चयन में स्वतंत्र हुआ और उसने धीरे धीरे प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। अब जब सर्दी आई तो उसने जो है हीटर बनाया और भी गर्म कपड़े बनाए। गर्मी आई तो एसी और कूलर का विकास कर दिया। पहले मनुष्य जो था वो प्रकृति को ही सर्वोपरि मान रहा था। एक पहाड़ सामने आ गया तो बस वो वहीं पे रहता था, पहाड़ को पार नहीं कर पाता था, बहुत ऊंचा जो पहाड़ होता था। अब वर्तमान में वायु और जो यदि वहाँ पर समुद्र आ गया तो वो उसको पार नहीं कर पाता था, वो उस एरिया तक ही सीमित था। लेकिन वर्तमान में वायु परिवहन का विकास हो गया है तो ये जो क्षेत्र है ये उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से जा सकता है। वर्तमान में तो टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के सुरंगों का निर्माण करना, रेल परिवहन का निर्माण करना, आसानी से सड़क, एक पहाड़ के इस किनारे से दूसरे किनारे तक सड़क का निर्माण किया जा सकता है सुरंगों के माध्यम से। तो ये संभव हो पाया है। तो वर्तमान में जब धीरे धीरे 20वीं शताब्दी आई, उसके मध्य में ये जो विचारधारा है उसकी मान्यता में कमी आई और
धीरे धीरे मानवीय जो क्रियाकलाप है उसकी भूमिका को महत्व मिलने लगा। तो तत्पश्चात यानी नियतिवाद के पश्चात संभववाद जो विचारधारा है उसका बहुत विकास हुआ था फ्रांस में, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तत्पश्चात नवनिश्चयवाद विचारधारा आई, उसका भी हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये जो तीन जो अवधारणाएं हैं, उपागम, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ये हम इसका इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपके ये टॉपिक है, उसको हम अच्छे से आगे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।